गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको नमस्कार। तो देख रहे हैं बच्चों, ये टाइम टेबल की जो है ना, ये जो टाइम टेबल का परिवर्तन हुआ है, इससे चूक होती है। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून है ना। तो बच्चों आप देख रहे हैं, इन द लास्ट क्लास आई टॉट यू ए पोयम। पिछली क्लास में आपको एक पोयम मैंने पढ़ाई थी, एंड द नेम ऑफ द पोयम वाज रिस्क्स। बच्चों आपको बताया था उसमें कि रिस्क माने जो डेंजर या जो हजार्ड होता है, उसका जिंदगी में क्या रोल होता है, कितना उसका इंपॉर्टेंस होता है, क्या उसकी यूटिलिटी है और क्या उसकी इंडिस्पेंसिबिलिटी है। इन सब चीजों के बारे में बच्चों मैंने आपको पिछली पोयम में समझाया आपको, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू पोयम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू पोयम। बच्चों आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे, एंड द नेम ऑफ द पोयम एज इट इज रिटन ऑन द बोर्ड, माई गुड राइट हैंड, यानी मेरा अच्छा वाला दायां हाथ। तो बात बच्चों दाएं हाथ की है, लेकिन कुछ लोग लेफ्टी होते हैं ना, तो उनके लिए तो बाएं हाथ भी दायां हाथ ही होता है। तो राइट हैंड का मतलब क्या होता है बच्चों? असिस्टेंट, वन हु असिस्ट्स यू, वन हु असिस्ट्स यू। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको असिस्ट करता है, जो आपको क्या करता है, आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है आपको, उसको आप क्या बोलते हो? राइट हैंड बोलते हैं। जैसे कई बार कहते नहीं है हम लोग, अमित शाह इज नरेंद्र मोदी इज राइट हैंड, ये बोलते हैं अमित शाह इज नरेंद्र मोदी इज राइट हैंड। तो राइट हैंड इज द पर्सन हु सपोर्ट्स यू। राइट हैंड एक ऐसा आदमी होता है बच्चों जो आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है। बहरहाल यहां जो पोयम है बच्चों, उसमें राइट हैंड का मीनिंग क्या है? राइट हैंड का मीनिंग राइट हैंड ही है। तो ये जो पोयम है बच्चों, इसके माध्यम से कवि आपको एक पैगाम देना चाहता है। द पोएट वांट्स टू कन्वे यू ए मैसेज। वो मैसेज क्या है बच्चों कि वो दोस्ती क्या जो परेशानी के अंदर आपका साथ न दे। इसलिए इसका जो सेंटर आइडिया बच्चों क्या है? ए फ्रेंड, ठीक है, ए फ्रेंड इन नीड। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड, ठीक है, इंडीड। ये बच्चों इंडीड शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इंडीड यानी होता है बच्चों सचमुच या रियली, ठीक है, इन रियल। तो दोस्त बच्चों कौन होता है? जो मुसीबत में आपका साथ देता है वह क्या कहलाता है? वो ट्रू फ्रेंड होता है। फ्रेंड इन नीड यानी ए फ्रेंड हु सपोर्ट्स यू इन नीड, अर्थात जरूरत के समय जो दोस्त आपको सपोर्ट करता है ना, ओनली ही और शी मे बी सेड टू बी अ ट्रू फ्रेंड। केवल वो जो है बच्चों वही क्या कहला सकता है? इंडीड माने ट्रू फ्रेंड, आप उसी को कह सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा कि ट्रू फ्रेंड क्या होता है। दिस इज द सेंट्रल आइडिया, और दिस इज द थीम, और दिस इज द मैसेज ऑफ द पोयम। यही इस कविता का सार है। तो दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्त ऐसा होना चाहिए बच्चों, मित्रता एक अनमोल रतन है, इसे तोल सकता कब धन। तो बच्चों आप रश्मि रथी किताब है रामधारी सिंह दिनकर की, जिसमें वो कहता है कि वो दुर्योधन और कर्ण की जो दोस्ती है उसको प्रसंग बना करके बच्चों वो पंक्ति लिखता है क्या कि मित्रता एक अनमोल रतन है, इसे तोल सकता कब धन। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो मित्रता है, जो फ्रेंडशिप है, वो किसकी तरह है? इट्स जस्ट लाइक ए वेरी प्रेशियस जेम। ये बहुत ही प्रेशियस जेम का मतलब बहुत ही कीमती रतन की तरह होती है। एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड, और इसको क्या मापा नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी वैल्यूएटेड, इसको वैल्यूएट नहीं किया जा सकता, इसको वैल्यू नहीं किया जा सकता। किसके आधार पे? धन के आधार पे। तो धन बच्चों तुच्छ है, और दोस्ती क्या है, जो मित्रता है वो क्या है, वो तो बहुत ज्यादा महत्व रखती है। इसलिए दोस्ती क्या करती है? इम्तिहान लेती है। देखो बच्चों ये बातें हैं। अब मैं आपको अपनी पोएम शुरू करता हूं। पोएम में माई गुड राइट हैंड, अर्थात मेरा अच्छा दायां हाथ, आई फेल इन टू ग्रीप एंड बिगिन टू कंप्लेन। कवि बच्चों क्या कह रहा है? ये जो कवि है ना बच्चों, ये कौन सी स्टाइल में लिखी गई कविता है? जरा देखो आप। कुछ कविताएं क्या होता है, हिंदी में भी पढ़ते हो आप, एक कविता दी जाती है आपको, पूछा जाता है बताओ इस कविता की शैली क्या है, तो आप कहते हो कविता उत्तम पुरुष शैली में लिखी गई है। तो फर्स्ट पर्सन स्टाइल, दिस पोएम इज आल्सो रिटन, दिस पोएम इज आल्सो कंपोज्ड इन फर्स्ट पर्सन स्टाइल। अर्थात बच्चों ये जो कविता है ये फर्स्ट पर्सन स्टाइल में लिखी गई है। फर्स्ट पर्सन स्टाइल में क्या होता है? ऑथर और द पोएट हिम सेल्फ और हर सेल्फ इज द नरेटर। वो खुद बच्चों क्या होता है? नरेटर होता है। वो खुद उस कविता का क्या होता है? उस कविता का नायक होता है। तो अब यहां बताया गया कि आई फेल इनटू ग्रीफ। ध्यान देना बच्चों, आई यारा फेल इनटू ग्रीफ।
अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। फाल यानी क्या होता है? पढ़ना। फाल यानी बच्चों पढ़ना होता है। और इंटू यानी क्या होता है? जब आप फाल के साथ में इंटू लगा देते हो तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है? फाल यानी जानते हो? पढ़ना गिरना। ठीक है, पढ़ना और गिरना। पढ़ना और गिरना इस अर्थ में जो है बच्चों, वो एक चर्चित बात है जो आपने सुनी होगी। एक बच्चा, उससे सर पूछते हैं कि भाई बता आज जो है तो लेट क्यों आया था? तो बच्चे ने जवाब दिया कि साहब गुरुजी मैं पढ़ गया था और लग गई थी। मैं पढ़ गया था और लग गई थी। तो सर ने पूछा कि बता भाई तू कहाँ तो पढ़ गया था और तेरे कहाँ लग गई थी? तो बच्चे का रिप्लाई ये था कि साहब मैं खाट पे पड़ गया था और मेरी आंख लग गई थी। तो यहां बच्चों आपका जो शब्द है फाल गिरना होता है। ठीक है, अब फाल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेल होती है। तो आई फेल इनटू ग्रीफ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों में पड़ गया, लेकिन किस में पड़ गया? मैं दुख में पड़ गया। ग्रीफ यानी क्या होता है? दुख। एक बात और समझो बच्चों, ये बच्चों देखो FAL फाल यानी क्या होता है? गिरना या पड़ना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? फेल। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फॉलन। इसमें कोई समस्या नहीं है आपको, लेकिन अब समस्या आपको आएगी। वो समस्या बच्चों ये है FELL फेल। ये बच्चों सेकंड फॉर्म भी होती है और ये फर्स्ट फॉर्म भी होती है। जैसे इट्स इलीगल टू फेल ट्रीज। फेलिंग ट्रीज यानी पेड़ों को बच्चों हम क्या करते हैं? रेकलेसली, अंधाधुंध पेड़ों की जो कटाई करते हैं, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। हम प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं? छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो FELL फेल माने बच्चों काटना भी होता है। और FALL फाल की सेकंड फॉर्म जब होती है तो उसका मतलब पढ़ना होता है। तो सेंटेंस आपका सीधा सा बच्चों पास्ट सिंपल में आ रहा है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। आई फेल इनटू ग्रीफ, अर्थात मैं किस में पड़ गया? मैं दुख में पड़ गया। मैं किस में पड़ गया? मैं दुख में पड़ गया। ये फ्रेजल वर्ब है बच्चों। जैसे आप जानते हो लुक, सब जानते हैं लुक यानी क्या होता है? देखना होता है। अब मैंने लगा दिया इनटू, अब इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर। पुलिस मामले के अंदर देख रही है, नहीं पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो आप यूं कह सकते हैं द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। यूं भी कह सकते हैं द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि लुक इनटू का प्रयोग तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेट इनटू का प्रयोग गलत है। जब आप इन्वेस्टिगेट का प्रयोग करते हैं तो इनटू नहीं आता, लुक के साथ इनटू आता। दोनों का मीनिंग क्या होता है? छानबीन करने आता है, तहकीकात करना होता है। तो कवि कहता है कि आई फेल इनटू ग्रीफ, अर्थात मैं परेशानी में पड़ गया। एंड आई बिगिन टू कंप्लेन। अब बच्चों सीधी सी बात है, इफ समबडी फॉल्स इन एनी डिजास्टर और इन एनी ट्रबल, अगर कोई भी आदमी किसी ट्रबल, जिसको बच्चों आप गरीब भी कहते हैं, अगर कोई आदमी मुसीबत में पड़ेगा तो बताओ क्या करेगा वो? जब कोई आदमी मुसीबत में पड़ेगा तो वह शिकवा करेगा, वो शिकायत करेगा। तो इन द सेम वे बच्चों ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ कि ये स्वाभाविकता, इट वॉज बट नेचुरल, ये बिल्कुल स्वाभाविकता। दैट्स वाई द पोएट बिगेन टू कंप्लेन। इसलिए कवि ने क्या करना शुरू कर दिया? शिकायत करना शुरू कर दिया। कब? व्हेन ही फेल इनटू ग्रीफ, जब वो परेशानी में पड़ गया। पहली लाइन का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया है। व्हेन द पोएट फेल इनटू ग्रीफ, जब कवि परेशानी में गिर गया। ही बिगेन टू कंप्लेन, अर्थात वो शिकवा करने लगा। ही बिगेन टू कॉल हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों को पुकारने लगा। किस लिए? दैट दे ought टू हेल्प हिम, कि वो सब मिलकर के उसकी मदद करें। तो बच्चों यही तो दुनिया का दस्तूर है। पाठ आपको यही सबक देता है कि आपका दायां हाथ जिंदाबाद है, आपका पौरुष, आपका अपना पराक्रम, आपका अपना आत्म बल, यही मुसीबत से आपको उबारता है। बाकी जो दोस्त है ना, तो एक तो मैंने बताया आपको ट्रू फ्रेंड क्या होता है? फ्रेंड, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। दूसरा होता है बच्चों फाइन वेदर्स फ्रेंड। फाइन वेदर्स फ्रेंड वो होते हैं अच्छे मौसम के मित्र, जो जब आपकी अंटी में पैसा होता है तो आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आपके पास में पैसा नहीं होता तो आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। सच फ्रेंड्स आर कॉल्ड, ऐसे दोस्तों को हम क्या बोलते हैं? फाइन वेदर्स फ्रेंड। फाइन वेदर्स फ्रेंड का मतलब अच्छे मौसम के दोस्त माने स्वार्थी सेल्फिश फ्रेंड्स बन जाते हैं। रिश्तेदार जब पैसा पास होता है टूट जाता है, गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो सारांश बच्चों क्या है? सारांश इतना सा है कि जब कवि के ऊपर परेशानी आई तो व्हाट ही डिड, ही बिगिन टू कंप्लेन, अर्थात उसने शिकायत करना शुरू किया। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड का मतलब मैंने एक दोस्त को ढूंढा। क्यों? दैट ही और शी माइट हेल्प हिम, इसलिए कि इसका जो भी दोस्त है, वो लड़की है कि लड़का है, जो भी है, वो उसको क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। दैट्स वाई द पोएट बिगिन टू कंप्लेन एंड आल्सो ही लुक्ड फॉर अ फ्रेंड। और उसने अपने एक दोस्त के लिए जो इधर उधर ढूंढा, बट सॉट हिम इन वैन। यहां बच्चों बताया गया है कि
ही सॉट हिज फ्रेंड। देखो बच्चों, सॉट का मतलब क्या होता है? एंड। देखो एंड इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आई, ये बाहर से इसमें से आ रहा, एंड आई सॉट अर्थात और मैंने ढूंढा, ढूंढ लिया, ढूंढ निकाला, सर्चड, या आई फाउंड आउट, आई फाउंड, मैंने दोस्त को ढूंढा लेकिन दोस्त तो मुझे मिल गया। आई सॉट हिम, आई सॉट हिम का मतलब मैंने क्या किया, उसको ढूंढा, बट इन वैन। ये बच्चों इन वैन का मतलब जानते हो क्या होता है? इन वैन यानी होता है फिजूल, बेकार, व्यर्थ, यूजलेस। तो काफी प्रयास करने के बाद, मैंने काफी मशक्कत करने के बाद में क्या किया, कोई दोस्त को पाया, या मैंने अपने दोस्त को ढूंढने में, मैंने अपने दोस्त को जो बच्चों क्या किया, आई सॉट हिम वैन अर्थात मैंने दोस्त को बेकार ही ढूंढा, बेकार ही तलाशा, उसको ढूंढने में बेकार ही मैंने इतनी ऊर्जा बर्बाद की। देखो बच्चों, वैन शब्द का मतलब क्या होता है? एक कहानी तो आप पढ़ते हो, वैन स्टेग, ध्यान देना। इस वैन स्टेग का मतलब होता है घमंडी भारे सिंघा। ध्यान दो बच्चों, मैंने स्टेज बोला, स्टेज नहीं बोला। अगर मैं इसके अंत में ई लगा दूं तो स्टेज यानी रंगमंच हो जाएगा, पोडियम, मंच या पोडियम जिसको आप बोलते हो, रंगस्थल। और वैन बच्चों ये क्या है कि ये नाउन है तो ये इसका एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा। वैन स्टेग का मतलब क्या होता है? प्राउड स्टैग अर्थात घमंडी बारे सिंघा। ये कहानी तो आप जानते हो। दूसरा वैन क्या होता है? दूसरा वैन बच्चों ये है क्या, आई डिड दैट एफर्ट इन वैन अर्थात बच्चों मैंने वो काम तो किया लेकिन नतीजा डाक के तीन पात। यू नो, नतीजा डाक के तीन पात। तो इन वैन का मतलब होता है बच्चों मैंने मेरे दोस्त को ढूंढा परंतु नतीजा डाक के तीन पात। समझ में आ गया है? तो कहने का मतलब बेकार में ढूंढा। एक वैन ये भी होता है। एक वैन बच्चों अगर आई हटा दो तो वैन यानी वो गाड़ी होती है, वो चीज भी है ना। एक वैन बच्चों क्या होता है? ये देखो, VEIN वैन, ये नशे होती है हमारी। डॉक्टर क्या करता है? नब्ज को देखता है और देख करके क्या करता है? अपनी बीमारी को डायग्नोसिस करता है ना, तो नब्ज को देखता है कौन? डॉक्टर। तो इसको वैन बोलते हैं, साइंस का शब्द है। एनीहाउ, अब बच्चों मैं आता हूं कौन सी जगह है? मैं वही आता हूं जहां से मैं चला था। तो बच्चों जरा पोएम की आगे वाली लाइन देखेंगे हम। आई फेल इनटू ग्रीफ अर्थात मैं परेशानी में पड़ गया, एंड बिगिन टू कंप्लेन और मैं शिकायत करने लगा। ध्यान दो बच्चों, बिगिन टू का जब भी सेंटेंस में प्रयोग होगा तो उसका अनुवाद करते समय वाक्य के अंत में लगा लगी लगे बोलना चाहिए। जैसे शी बिगिन टू लाफ, वो हंसने लगी। ये लगा लगी लगेगा मतलब होता है शुरू किया, ऐसे नहीं बोलते हैं। शी बिगिन टू लाफ मानी वो हंसने लगी। इट बिगिन टू रेन, बारिश होने लगी। इट बिगिन टू रेन यानी क्या हुआ? बारिश होने लगी। ठीक है। और बच्चों उसी तरीके से हम कहते हैं कि मुझे नींद आने लगी। आई बिगिन टू डोज, DOZ डोज माने होता ऊँगना अर्थात मैं ऊँगने लगा। अब जरा देखना। तो बच्चों आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड अर्थात मैंने एक दोस्त को ढूंढा। बट आई सॉट हिम इन वैन, परंतु मैंने उसको बेकार ही ढूंढा। कंपेनियंस वर शाई एंड एक्वेंटेंस वर कॉल्ड। आगे की लाइन में कवि कहता है बच्चों कि जब को जरूरत होती है, पैसे टके की आवश्यकता होती है ना, तो उस टाइम क्या होता है कि ये तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ी या जब मैं परेशानी में गया तो कंपेनियंस वर शाई। देखो बच्चों ये कंपेनियन है। कंपेनियन आपके दोस्त होते हैं, आपके क्या होते हैं? आपके जिगरी दोस्त होते हैं। ये आपसे बिल्कुल शर्माते नहीं है, आप भी इनसे नहीं शर्माते हो। लेकिन जरूरत के समय जब आप परेशानी में पड़े तो सब लोगों ने आपको दरकिनार करना शुरू कर दिया, सब लोगों ने आपसे किनारा करना शुरू कर दिया। लेखक महोदय ये कहते हैं कि जब मैं परेशानी में पड़ा तो माई कंपेनियंस, आई मीन माई फ्रेंड्स, कंपेनियंस का मतलब जो आपकी कंपनी में रहते हैं, आपकी सोहबत में रहते हैं, आपके संगतकार, आपके जो दोस्त लोग हैं, दे बिकेम शाई का मतलब बच्चों वो शर्मीले हो गए। वो शर्मीले इसलिए हो गए ना कि अगर मान लो इससे बातचीत करेंगे दिल खोल के तो ये भी क्या करेगा? हेल्प मांगेगा दिल खोल के। अब आप जानते हो बच्चे, हेल्प कोई किसी को देता है क्या? यही तो बातें हैं। हम पढ़ाते कुछ हैं, आपको पढ़ाते कुछ हैं और जीवन में होता कुछ है। हम कहते हैं बच्चों को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए, यही तो टीचर आपको सिखाता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता क्या कि झूठ बोलना तो जीवन की एक अनिवार्य शर्त है? ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जो आज तक कभी झूठ नहीं बोला। अरे तो यहां बताया जा रहा है कि वे दोस्त जो कस्में खाते थे आपके साथ जीने मरने की, जरा सी आपको परेशानी आई और उनको लगा कि यार ये कुछ मांगेगा, कुछ परेशान करेगा अपने को, तो दे बिकेम शाई अर्थात वो तो बच्चों शर्मीले हो गए। एंड एक्वेंटेंस वर कॉल्ड। और एक शब्द और सुनो बच्चों, एक्वेंटेंस। ये एक्वेंटेंस क्या है?
देखो शब्द देखो, ए सी, ठीक है, क्यू यू ए आई एन टी ए एन सी ई, ये शुद्ध करो में आती है। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? एक्वेंटेंस। इसका मतलब होता है जान पहचान। आपकी कई लोगों से जान पहचान होती है, बड़े बड़े लोगों से आपकी जान पहचान होती है, आप गर्व करते हो फला आदमी है ना मेरा जानकार। अरे जानकार तो हैं, लेकिन ये जानकार सिर्फ कहने के होते हैं, क्योंकि जब आपको परेशानी आती है तो फिर कौन साथ देता है? फिर ये जानकार, ये दोस्त है ना, तथाकथित दोस्त, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, ये इधर से आते हैं उधर से जाते हैं। आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं है, फिर वो आप तो दुर्योधन कर्ण की बात कर रहे थे। अरे बच्चों 100 में से एक ऐसा भी होता है भाई, ये जो दोस्त है ना तुम्हारे, दोस्त जब फेल होते हैं तो दुख होता है, परंतु दोस्त जब फर्स्ट आते हैं तो बहुत दुख होता है। ये 3 इडियट्स मूवी का डायलॉग है और बहुत अच्छा डायलॉग है, और जिंदगी जो कड़वी सच्चाई उसको बयां करता है। क्या कि दोस्त जब फेल होते हैं तो दुख होता है, लेकिन दोस्त जब फर्स्ट आते हैं तो बहुत दुख होता है। यानी आपके आजू बाजू जो आपके फ्रेंड बैठे हुए हैं, आप मिलिट्री में आ जाओ, नींद उन्हें नहीं आएगी उस रात उनको नींद नहीं आएगी, खाना भी नहीं पाएगा। तो ये मनुष्य की स्वाभाविक दुर्बलता है। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट ए हैबिचुअल वीकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी बच्चों ये मानवीय दुर्बलताएं हैं जो सब में पाई जाती है, किसी में थोड़ी कम, किसी में थोड़ी ज्यादा, इस तरीके की बातें हैं। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों आपने एक्विवेंटेंस शब्द को बोर्ड पे जरा ध्यान से देखा होगा। तो ये देखने लायक शब्द होते हैं बच्चों। जैसे एक शब्द सुनना, एक है रेस्टोरेंट, ये कई बार परीक्षाओं में आता है, RESTAU। ध्यान दो बच्चों, स्पेलिंग क्या बोली है मैंने? RESTAU। होटलों पे जहाँ रेस्टोरेंट वहां भी गलत लिखा हुआ होता है, तो जब वही गलत लिखा हुआ होता है तो बच्चे से क्या उम्मीद करें हम? पर ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है शुद्ध करो में, ठीक है। आपको 4 स्पेलिंग्स दी जाती है और कहा जाता है बताइए कौन सी स्पेलिंग शुद्ध है कौन सी अशुद्ध। तो ध्यान दो बच्चों, RESTAU। अब RENT, बस यही मात गा गई, ई नहीं ANT आएगा, RANT, ठीक है। रेस्टोरेंट। एक आता है बच्चों मिलियनियर, जरा ध्यान देना, MILLIONNAIR। शुद्ध सी लग रही है पर यह है अशुद्ध। डबल N नहीं, सिंगल N आएगा। L तो डबल होगा पर N डबल नहीं होगा। L तो डबल होगा परंतु N डबल नहीं होगा। तो बच्चों आप समझ रहे थे कि जब मुझे आवश्यकता पड़ी, या इन द आवर ऑफ द नीड, इन द आवर ऑफ नीड अर्थात जरूरत के समय क्या हुआ बच्चों? ऑल माई फ्रेंड्स और माई कंपेनियंस बिकेम शाई। मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम बच्चों जो दोस्त थे ना, वो क्या बन गए? वो सारे शर्मीले बन गए, बिल्कुल सुपात्र बींदने की तरह शर्मीले बन गए। यार वो क्या करूं यार, वो तो है ही नहीं है, मैं देखता हूं, टालम टोल करने लग गए। और क्या हुआ? एंड ऑल एक्वेंटेंस बिकेम कोल्ड। और जान पहचान जिसमें क्या हुआ करता था, जिसमें बच्चों उस जान पहचान के अंदर एक आत्मीयता का, जज्बातों का जोश हुआ करता था, जोश की सरगर्मी हुआ करती थी, वो सारी जान पहचान क्या हो गई बच्चों? जान पहचान ठंडी पड़ गई। वो जज्बातों की, वो जोश की जो गर्मी है वो पता नहीं कहां काफुर हो गई। तो बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि जान पहचान ठंडी पड़ गई। तो जानते हो ठंडी का मतलब, कई बार अपन कहते नहीं फलानी कार्रवाई तो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। तो अगर गर्म बस्ते में डाली होती तो कुछ कार्रवाई होती, लेकिन ठंडे बस्ते में तो कार्रवाई होती नहीं है। तो किसी चीज जान पहचान ठंडी पड़ जाने का मतलब समझ गए ना? अर्थात वो जान पहचान मेरे किसी काम नहीं आई। तो बच्चों सबक सीख लो, जान पहचान ज्यादा काम नहीं आती है। वो परिचय देने तक तो ठीक है कि साहब मेरी फला से जानकारी है, ढीका से जानकारी है, ठीक है, परिचय तक तो ठीक है। लेकिन बच्चों वो सिर्फ परिचय तक ठीक है।
इसलिए ऐसी जहां उससे कोई बहुत अधिक आशा नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि फिर वो वक्त आएगा तो आपको किस निराशा का सामना करना पड़ेगा। दे गिव मी गुड काउंसिल बट ड्रेडेड देयर गोल्ड। ये बहुत अच्छी पंक्ति है बच्चों, और इसमें जीवन का क्या है, कटु यथार्थ कवि कह रहा है। कवि इसमें अपनी आप बीती सुना रहा है। वो कहता है मैंने मेरे दोस्तों से जब मांगा तो सबने दिया मुझे, किसी ने निराश नहीं किया। आप कहोगे सर आप तो कर रहे थे, तो मना कर रहे थे। अरे मेरी बात समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात को समझो। जब कवि ने अपने दोस्तों से कुछ मांगा, एवरीबडी गेव हिम, सबने उसको दिया, एंड नोबडी डिसअपॉइंटेड हिम, किसी ने उसको निराश नहीं किया। पर प्रश्न ये कि क्या दिया। जैसे कि एक बच्चे से पूछा गया था कि बता तू कहां पड़ गया था, मैं पड़ गया था तो ठीक है, पर पड़ा कहां था, तो कह रहा खाट पे पड़ गया था। बता तेरे कहां लग गई थी, तो उसने कहा था मेरे तो आंख लग गई थी। तो कहने का मतलब जब आपका करता है उसका क्रिया से क्या होगा, समन्वय होगा, तभी तो सेंटेंस का मीनिंग समझ में आएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सब दोस्तों ने दिया, किसी ने निराश नहीं किया, पर सबने क्या दिया। तो बच्चों लिखा हुआ दे गिव मी, दे गिव मी, दे गिव मी गुड, बहुत अच्छी दी उन्होंने मुझे। और बच्चों आगे आ रहा शब्द काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस। क्या है बच्चों, एडवाइस यानी होता मशवरा। सबने दिया मुझे नेक मशवरा, ऐसे कर ले, देख तू ऐसे कर ले, वो कर ले, वो कर ले। एवरीबडी गिव मी गुड एडवाइस, सबने मुझे सलाह दी। जानते हो बच्चों, सलाह देने के पैसे नहीं लगते, और जिस काम के पैसे नहीं लगते उसको तो दुनिया देती लेती है, और उसका कोई महत्व भी नहीं समझती है। लेकिन जो चीज, जिस चीज का पैसा बनता है, वो चीज आपके लिए बड़ी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप किसी लिए घंटों का समय निकालते हो, समय है आपके पास, लेकिन वो व्यक्ति जिसके लिए आपने खूब समय निकाला वो करोड़पति है, और लेकिन वो करोड़पति आपके लिए पैसा नहीं निकालेगा। और जब आप टाइम निकालते हो तो फिर यही कहेगा कि यार टाइम ही तो निकाला है, टाइम का क्या है, टाइम तो टाइम है, टाइम की कोई वैल्यू नहीं है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ, पैसे वाले के लिए सिर्फ पैसे की वैल्यू है, आपके ज्ञान की, आपके टाइम की, किसी चीज की वैल्यू नहीं। तो देखिए उमी गुड काउंसिल, अर्थात उन्होंने मुझे क्या दी, सबने मुझे नेक सलाह दी, अच्छी सलाह दी, बट परंतु ड्रेडेड, ड्रेडेड का मतलब होता है बच्चों परंतु वो देने से डरे। क्या देने से डरे, बट ड्रेडेड टू गिव मी। ये बच्चों है, पंक्ति में लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं क्यों है ये, हिंदी में ऐसा होता है, बट ड्रेडेड टू गिव मी, बट दे ड्रेडेड टू गिव मी देयर। आइए बच्चों गोल्ड, तो गोल्ड का मतलब क्या होता है, मनी। तो बच्चों दे ड्रेडेड टू गिव मी देयर गोल्ड, या टू गिव मी इसमें लिखा हुआ नहीं है, बाहर से लाना पड़ा है। तो आप जानते हो हिंदी में आप जब दोष वगैरह पढ़ते हो उसमें होता है न्यून पदतु दोष। तो न्यून पदतु दोष में क्या होता है बच्चों, कोई शब्द जो है ना उसको खा जाते हैं। हालांकि अंग्रेजी में ऐसा दोष नहीं होता, पर मैं आपको हिंदी समझा देता हूं, तुलना करके आप पढ़ोगे तो चीजें अपने आप समझ में आएगी। प्रेम के बस अर्जुन रता क्यों, भूल ही गए ठकुराई। अब देखो बच्चों पंक्ति का मतलब क्या है, प्रेम के रस अर्जुन रता क्यों, प्रेम के वशीभूत होकर के अर्जुन ने रथा का और भूल गए ठकुराई, ठकुराई भूल गया। लेकिन बच्चों अर्जुन ने थोड़ी रथा का था, अर्जुन का रथ श्री कृष्ण ने आका था। तो कहना क्या चाहिए था, प्रेम के वश अर्जुन का रथ क्यों, वो का तो गायब हो गया ना, इसलिए इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। कई बार स्थितियां ये होती है कि मीनिंग दो निकलते हैं, प्रेम के रस अर्जुन रथा क्यों। अब कोई आदमी समझेगा अर्जुन ने रथा का, नहीं, प्रेम के रस अर्जुन रथा क्यों, अर्जुन का रथा का, और भूल गई ठकुराई। तो बताइए इसमें क्या है, इसमें वो जो काची के संबंध बताने वाली विभक्ति या प्रसर्ग है वो गायब है। इसी को बोलते हैं आप क्या, न्यून पदत्व दोष। क्या बोलते हैं इसी को, यही बात अंग्रेजी के अंदर भी है, इसी को आप बोलते हैं न्यून पदत्व दोष। तो बच्चों ये है कि कई बार क्या है कि एक शब्द के दो मीनिंग निकलते हैं। जैसे मैंने कहा बताओ तुम कब पधारोगे, तो तुम मेरे घर से कब जाओगे, और तुम कब पधारोगे अर्थात मेरे घर तुम कब आओगे, तो आओ तो भी पधारो और जाओ तो भी पधारो। तो बच्चों यहां लिखा हुआ है कि देखो ऑल माई फ्रेंड्स गिव मी गुड काउंसिल, अर्थात मेरे सभी दोस्तों ने मुझे अच्छी सलाह दी, अच्छा मशवरा दिया, क्योंकि सलाह और मशवरा देने के पैसे नहीं लगते। बट दे ड्रेडेड, ड्रेडेड का मतलब बच्चों, बट दे बिकेम फ्राइटेंड, परंतु डरे, टू गिव मी, टू लैंड मी देयर मनी, परंतु मुझे थोड़ा पैसा उधार देने से वो डरे। क्यों डरे, डूबती हुई नाव में कोई पांव रखता है क्या,
जब मेरे दिनमान खराब चल रहे थे तो सब लोगों ने सोचा यार ये क्या खाक पैसे लौटाएगा। जब तक आपके पास में पैसा लौटाने का सोर्स सामने वाले को दिखाई नहीं देता तब तक वो आप पर क्या नहीं करता, भरोसा नहीं करता। आइए एक पंक्ति देखना, लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड आई हैव फ्रेंड एट माई साइड। अब मैं क्या करता, एक एक करके मैंने सबको आजमाया, वन बाय वन आई ट्राइड ऑलमोस्ट ऑल, वन बाय वन आई ट्राइड ऑलमोस्ट ऑल, माने एक एक करके मैंने सबको क्या किया, आजमाया। When nobody came forward to help me, जब कोई सामने नहीं आया मेरी सहायता करने के लिए, तो मेरे दिल से एक उद्गार निकला, मेरे हृदय से एक उद्गार निकला, एंड आई एक्सक्लेम्ड, और बच्चों मेरे मन से एक आवाज निकली, और बता मैंने क्या कहा, लेट देम गो, अर्थात उन्हें भाड़ में जाने दो, लेट देम गो, उन्हें भाड़ में जाने दो, लेट देम गो टू हेल, उनको जाने दो जहन्नुम में, नहीं करे मदद तो नहीं सही। आई हैव वन फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास एक दोस्त है जो बिल्कुल मेरे पार्श्व में है, मेरे पास एक दोस्त है जो बिल्कुल मेरी बगल में है, एंड दैट फ्रेंड इज ट्रू वन, और वो दोस्तों के साथ बच्चों सच्चा है। सच्चाई क्यों है, वो बच्चों क्या एग्जामिन्ड, माने वो परखा हुआ है, और वो दोस्त और कोई नहीं है, बट दैट इज माई राइट हैंड, वो दोस्त बच्चों और कोई नहीं, वो मेरा दायां हाथ है। अब कभी को समझ में आ गया कि दूसरों के कर्म से कर्म लगाने से हमारा कर्म चीकटा नहीं होता है। कभी को यह समझ में आ गया कि दिया जब स्वयं जलता है, अपने प्राण जलाता है, तब जाकर के वो दुनिया को क्या देता है, रोशनी देता है। कभी को यह समझ में आ गया कि उद्यमेव ही सिद्धियंती कार्याणि च मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कोशिश तो करनी पड़ती है बच्चों। एक शेर भी अगर मान लो पढ़ा रहे, हिरण तू आजा, आकर के मेरे मुंह में घुस जा, तो अपने आप थोड़ी घुसता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। एक बात और है, हमारे राजस्थानी में एक बहुत अच्छी कहावत है, उसका हिंदी अनुवाद बच्चों यूं है कि कहने का मतलब यह है भाई जिसका बाप मरता है उसी को रोना पड़ता है, वही रोता है, उसी के घर में मातम होता है, उसी के घर में क्या होता है। बात है मेरा कहने का मतलब यह है जी, आपके लाखों दोस्त हैं तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसको जिस दिन जाना है उस दिन उसी को जाना है, बाकी लोग क्या है, बाकी लोग तो कुछ नहीं करेंगे, वो तमाशा देखेंगे। तो यह है जी कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। तो देखना बच्चों, लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड आई हैव फ्रेंड एट माई साइड, वो जाते हैं तो उनको भाड़ में जाने दो। मैंने सह विश्व में कहा एक दोस्त है जो मेरी बगल में, टू लिफ्ट मी, ही इज ऑलवेज रेडी टू लिफ्ट मी, वो सदैव मेरा मुझे लिफ्ट करता है। लिफ्ट का मतलब जानते हो, जैसे मान लो आप नीचे गिर गए तो आपको क्या करेंगे, हम पकड़ के ऊपर खींचेंगे, यही तो लिफ्ट है। इसलिए टैगोर गीतांजलि में एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि प्रभु मुझे इतना नीचे भी मत गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुने नहीं। ध्यान से सुनना बच्चों, हे प्रभु मुझे इतना नीचे भी मत गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुने नहीं, और हे प्रभु मुझे उतना ऊंचा भी मत उठाना कि तू पुकारे और मैं सुनूं नहीं। तो श्री कृष्ण ने बच्चों गीता में बहुत अच्छी बात कही है कि मध्यम मार्ग ही उचित मार्ग है। मध्यम मार्ग ही क्या है बच्चों, उचित मार्ग है। तो कहता है कि मेरा दायां हाथ क्या है, ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट मी, ऑलवेज रेडी टू लिफ्ट मी। अगर मैं गिरूंगा तो ये क्या करेगा, ये सदैव जो है मुझे मेरा उत्थान करेगा, एंड एड मी, AID एड यानी होता असिस्ट, ASSIST, असिस्ट यानी क्या होता है, हेल्प, रेस्क्यू। इट्स ऑलवेज रेडी टू रेस्क्यू मी, इट्स ऑलवेज रेडी टू असिस्ट मी, इट्स ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। ये दायां हाथ है बच्चों, सदैव मेरी सहायता करता है। वॉट एवर बीटाइड, ये बहुत अच्छी लाइन है बच्चों। वॉट एवर बीटाइड का मतलब होता है चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए। तो बच्चों वॉट एवर बीटाइड का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो। ये बच्चों ध्यान दो, वॉट एवर बीटाइड का मतलब होता है, ठीक है, वॉट एवर मे हैपन, वॉट एवर मे हैपन का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, ऐसे हालातों में भी यदि कोई मुझे सपोर्ट करेगा, जो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, वो कौन है, दैट इज नथिंग बट ए पार्ट एंड पार्शल ऑफ माई ओन बॉडी, और कुछ नहीं है बच्चों, वो मेरे ही शरीर का एक अभिन्न अंग है, एंड दैट इज माई गुड राइट हैंड, और वो मेरा अच्छा दायां हाथ है। टू लिफ्ट मी अर्थात ये मेरा उत्थान करेगा, एंड एड मी, ये मेरी सहायता करेगा। वॉट एवर बीटाइड का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। ये तो बच्चों बहुत गहरी बात है, ये तो फिलॉसफी की बात है। इस दुनिया के ऊपर भरोसा करना क्या है बच्चों, इस दुनिया के ऊपर भरोसा करना क्या है। तो बच्चों आप जानते हो कि घनानंद अपनी एक कविता में लिखता है कि ये प्रेम का पंथ कराल महात, तलवार की धार पे धावनो है। प्रेम करना
ये इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिएगा का दरिया और डूब के जाना है। ऐसा ही कुछ कवि कह रहा है क्या? इस दुनिया के ऊपर यकीन करना तो क्या करना है? इस दुनिया के ऊपर यकीन करना, इस दुनिया के ऊपर भरोसा करना तो इट्स जस्ट लाइक टू बिल्ड ए कैसल ऑन सैंड। ये तो बालू रेत के ऊपर घर बनाने जैसा है। आप बताओ, बालू रेत की नींव के ऊपर घर बनाओगे तो घर धसेगा नहीं क्या? वो धसेगा, वो ढहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ जी, कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि इट्स यूजलेस। कवि ये कहना चाहता है क्या? इट इज नो यूज होपिंग एनी हेल्प फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के लोगों से किसी प्रकार की मदद की उम्मीद करना बेकार है। इट्स जस्ट टू बिल्ड ए कैसल ऑन सैंड। ये कुछ नहीं है बच्चों, ये बालू रेत के ऊपर एक किला बनाने जैसा, एक महल बनाने जैसा है। कहने का मतलब समझिए, बुझी हुई राख में चिंगारी ढूंढने जैसा है। ये बुझी हुई राख में चिंगारी ढूंढने जैसा है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन। कवि आज ये कहता है, अगर मुझे विश्वास करना भी होगा तो मैं किसमें विश्वास करूंगा? आई विल ट्रस्ट बट हाँ तो बच्चों, कवि कहता है कि आई विल ट्रस्ट यानी होता है आई विल बिलीव। बट का मतलब बच्चों है क्या? ओनली। आई विल बिलीव ओनली इन हेवन। हेवन कौन है? स्वर्ग। स्वर्ग में कौन रहता है? भगवान रहते हैं। तो आई विल बिलीव ओनली इन द डिस्पेंसर ऑफ डेस्टिनी। मैं नियति के विधाता मैं विश्वास करूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड। और अगर उसके अलावा किसी में विश्वास करूंगा तो किसमें करूंगा? अपने दाएं हाथ। यहां दाएं हाथ का मतलब बच्चों ये दाएं हाथ नहीं, अगर इस दाएं हाथ को काट के फेंक दिया जाए तो भी एक चीज है जो तुम्हारे पास बचती है। बच्चों यही तो खास बात है हिंदी की। अंग्रेजी में चीजें नहीं होती, पर हिंदी में एक चीज है, अभिदा, एक व्यंजना, एक लक्षणा। जब मैं कहता हूं कि भाई मेरा दायां हाथ जो है सदैव जो है मेरी सहायता करता है, तो आप इसको सीधे दाएं हाथ से मत समझो। समझ गए? यदि किसी का दायां हाथ काट दिया जाए तो क्या उसका पौरुष खत्म हो जाता है? नहीं होता ना। तो मनुष्य का पराक्रम उसका प्रतीक है ये दायां हाथ बच्चों मनुष्य के पराक्रम, उसके पौरुष, उसके पुरुषार्थ का प्रतीक है। ठीक है? दिस इज द सिंबल ऑफ द मैनहुड। दिस इज द सिंबल ऑफ वंस मैनहुड। अब आप कहोगे सर महिला है तो फिर वुमेनहुड है ना? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं पौरुष की बात करता हूं तो वो एक ही बात है, स्त्रियों के सेंस में भी पौरुष ही है ना? स्त्रियों में तो क्या है? तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब बच्चों ये कवि ये कहता है कि मैं सिर्फ भगवान में भरोसा करूंगा और अपने पुरुषार्थ में भरोसा करूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैं अपनी तकदीर किससे लिखूंगा? अपनी मेहनत से मैं अपनी तकदीर लिखूंगा। ठीक है? वन कैन, देखो बच्चों हम कहते हैं कि वी कैन चेंज अवर डेस्टिनी। हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, अपने तकदीर को बदल सकते हैं। किसके द्वारा? परिश्रम के द्वारा। तो परिश्रम से क्या होता है बच्चों? आप जानते हो सभी प्रकार की सफलताओं के द्वार खोलता है परिश्रम। तो बच्चों आपने देखा एक शब्द गॉड, एक है हेवन और एक है हेल। ये भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। दैट्स वाई, इसीलिए क्या होता है बच्चों, इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। भगवान बच्चे कहते हैं साहब जो दुनिया में एक है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसा तो फिर गॉड के पहले तो करना ही चाहिए, गॉड तो एक ही है। पर ऐसा होता नहीं है बच्चों, ये नियम ही गलत है कि एक है। एक तो बहुत सारे, मैं खुद एक हूं, मेरे आगे द लगाएगी बताओ। तुम भी अपने जैसे एक ही हो, हमारे मम्मी पापा भी एक ही होते हैं, पर उनके द नहीं लगता ना। तो ये नियम ही गलत है कि साहब संसार में कोई एक हो तो उसके आगे द लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो यहां बच्चों आपको वजह बताइए, गॉड क्या है? गॉड व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये बच्चों प्रॉपर नाउन नहीं है। दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भगवान क्या है? एक एहसास है। दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा नहीं जा सकता है। दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसको छुआ नहीं जा सकता है। एंड दैट कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटेड अपॉन, जिनके ऊपर कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो उद्भव हुआ ना, एब्स्ट्रैक्ट हुआ। इसी तरीके की बातें बच्चों, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे देखा प्रयोग नहीं होता है। माई करेज रिवाइव्ड। कवि महोदय कहते हैं कि साहब मेरी हिम्मत लौट आई। कवि महोदय कहते हैं मेरी हिम्मत लौट आई। कब? जब अचानक उसको बच्चों उसकी चित्त वृत्ति बदली। अचानक उसके मन में जो है विचारों का तांता बदला और अचानक उसको लगा कि भाड़ में जाए, कोई मदद नहीं करेगा। अगर कोई करेगा मेरी मदद तो कौन करेगा? दिया जब अपने प्राण जलाएगा तब दुनिया को रोशनी देगा। मुझे अपने ही प्राण जलाने होंगे। मुझे अपना ही जो पुरुषार्थ है केवल उसी का अवलंबन है।
इस प्रकार से जब कवि की चित्तवृत्ति बदली तो क्या हुआ, माई करेज रिवाइव्ड। इसका मतलब समझ गए, मेरा साहस पुनः लौट आया। जब हिम्मत आपका साथ छोड़ देती है, आपका आत्म बल आपका साथ छोड़ देता है, तो बच्चों आप क्या हो जाते हैं, आप युद्ध को लगभग पूरी हार चुके होते हैं। तो बहुत जरूरी है आपका आत्म बल वो आपके पास होना चाहिए। तो भाई क्रेज रिवाइव्ड का मतलब मेरा आत्म बल वापस लौट आया, बड़ी अच्छी बात है। और इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, देखो बच्चों, माई क्रेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। तो देखो बच्चों, यह एक शब्द समझ, देखो आप, डेस्पाइट शब्द की बड़ी खासियत है। इसको लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन बच्चों इस पे एसएससी वाले क्या करते हैं, लगभग हर एग्जाम में सवाल पूछते हैं। डेस्पाइट यानी कि बावजूद होता है। फिर आप कहोगे सर ये तो खास बात नहीं, सबको आती है, लेकिन बच्चों आपको जो नहीं आती वो बता रहा हूं। इंस्पाइट ऑफ यानी भी के बावजूद होता है, डेस्पाइट यानी भी के बावजूद होता है। अब आपको क्या दिया जाएगा, इस डेस्पाइट के बाद भी ऑफ दिया जाएगा। आप सोचोगे यार जब इंस्पाइट के बाद ऑफ आ रहा तो यहां भी आना चाहिए, बस यही तो खास बात है, यहां नहीं आएगा और वहां आएगा, यहां नहीं आएगा और वहां आएगा। जैसे बच्चों मैंने कहा कि डेस्पाइट माई बिजीनेस, अपनी व्यस्तता के बावजूद, आई ट्राइड माई बेस्ट टू हेल्प यू, मैंने आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश की। तो बच्चों मैंने डेस्पाइट बोला, मैंने डेस्पाइट ऑफ नहीं बोला। आपकी बुक में भी आपने क्या देखा, डेस्पाइट लिखा हुआ है, डेस्पाइट ऑफ नहीं लिखा हुआ है। तो ये बच्चों छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य है, गौर करने की योग्य है। तो इस तरह से बच्चों आप क्या देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं आप। आज की बात बच्चों यही समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास। नमस्कार।